पुणे हिट एंड रन मामले में महाराष्ट्र पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने संभाजीनगर से आरोपी नाबालिग लड़के के रियल एस्टेट डेवलपर पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है और उसे अब क्राइम ब्रांच के दफ्तर लेकर आई है। यही नहीं, पुलिस ने आरोपी के पिता के खिलाफ धारा 75/77 के तहत मामला दर्ज कर लिया। आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने अपने नाबालिग बेटे को पोर्श कार चलाने दी। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के उन्होंने अपने बेटे को कार चलाने दी, जो लापरवाही है। इसके अलावा विशाल अग्रवाल ने आरोपी नाबालिग को शराब पीने के लिए पैसे मुहैया कराए, जबकि पुलिस ने हाईकोर्ट से आरोपी नाबालिग पर व्यस्क अभियुक्त के रूप में मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये जो सेक्शन 2 और सेक्शन 15 का प्रावधान है, इसको यूज करने के लिए हम पूरे पॉसिबल लीगल रेमेडीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसको हम यूज करेंगे। वहीं पुणे हिट एंड रन मामले में पुलिस ने 4 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें होटल और पब मालिकों के साथ 2 मैनेजर शामिल हैं, जिन्होंने नाबालिग को बार में एंट्री दी और शराब परोसी। यही नहीं, पुणे पुलिस ने पीड़ित परिवारों को यकीन दिलाने की भी कोशिश की कि इस मामले में जो कोई भी आरोपी की मदद करने की कोशिश करेगा उसे कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। दरअसल पुणे पुलिस पर आरोप लगे हैं कि वो 2 लोगों की मौत के जिम्मेदार आरोपी नाबालिग को बचाने की कोशिश कर रही है। मृतक अनीश अवधिया के रिश्तेदारों का कहना है कि पुलिस इस मामले में लीपापोती कर रही है। अभी भी पुलिस पूरे केस में लीपापोती कर रही है। जो वास्तव में 304 की धारा लगनी चाहिए वो उसके ऊपर नहीं लगाई गई है। पुलिस उसको ले जाती है और उसका मेडिकल नहीं कराती है, जो कि मेडिकल यदि कराती तो वहाँ न्यायालय में उसको पेश करती, 12-14 घंटे के अंदर उसकी बेल हो जाती है। वहीं पुणे हिट एंड रन मामले में मारी गई अश्विनी कोष्टा के पिता ने रुंधे गले से कहा है कि आरोपी के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये संविधान है और संविधान में जो कानून पहले से बना हुआ है वो अलग से तो लागू करने की जरूरत नहीं है, तो उसी के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें आगे लोग सबक लें। दरअसल 2 दिन पहले यानी रविवार को मध्य प्रदेश के रहने वाले पेशे से इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा पुणे के एक होटल में पार्टी करने के बाद मोटरसाइकिल से लौट रहे थे। लेकिन जैसे ही वो कल्याणी नगर जंक्शन पर पहुंचे तो एक तेज रफ्तार पोर्श कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यही नहीं, सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा कि जैसे ही बाइक ने टर्न लिया, पीछे से तेज रफ्तार पोर्श कार आई और उसने बाइक को उड़ा दिया। एक्सीडेंट के बाद बाइक के परखच्चे उड़ गए, जबकि आरोपी नाबालिग की करोड़ों की पोर्श कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। इस बीच भीड़ जुट गई और उसने आरोपी नाबालिग की जमकर पिटाई की। कहा जा रहा है कि आरोपी नाबालिग पोर्शे कार 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्राइव कर रहा था। यही नहीं, आरोप है कि उसने शराब पी रखी थी, जिससे जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें आरोपी नाबालिग अपने दोस्तों के साथ बार में शराब पीता नजर आया। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी खुलासा हुआ कि हादसे में शामिल पोर्श कार बगैर रजिस्ट्रेशन के सड़कों पर दौड़ रही थी। यही नहीं, इस कार से जुड़ी जरूरी रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं दी गई थी। लिहाजा इस मामले में भी कार के मालिक यानी आरोपी नाबालिग के पिता के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन सवाल ये कि इस एक्सीडेंट मामले ने तूल क्यों पकड़ा? दरअसल मामला तब गरमाया जब 2 लोगों की जान लेने वाले नाबालिग आरोपी को कोर्ट ने कुछ घंटे के भीतर ही जमानत दे दी। कोर्ट ने उससे कहा कि वो 15 दिनों के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करे। नाबालिग आरोपी दुर्घटना पर एक निबंध लिखे, ऐसे डॉक्टर से इलाज कराए जो शराब छोड़ने में मदद करे, मनोचिकित्सक से परामर्श ले और उसकी रिपोर्ट सौंपे। तो शायद यही वजह है कि मृतक अनीश अवधिया की मां की आंखों में आंसू थे तो बहन गुस्से में नजर आई। वो बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहा है, वो भी इतनी हाई स्पीड में, और फिर लास्ट में उसको ये कहकर छोड़ दिया जाता है कि वो उसके ऊपर एक ऐसे लिख के आएगा। तो ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। मेरे भाई की जिंदगी के साथ ये बहुत बड़ा मजाक है। पुणे हिट एंड रन केस में कई सवाल भी खड़े होते हैं और सवाल यह है कि क्या पुलिस को 200 से ज्यादा की स्पीड से फर्राटे भरती कार सड़क पर नजर नहीं आई? सवाल यह भी है कि आरोपी नाबालिग को चंद घंटों में आखिर जमानत कैसे मिल गई? सवाल यह भी है कि क्या सिस्टम ने आरोपी को बचाने के लिए लीपापोती की कोशिश की? और यही वजह है कि यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी इस मुद्दे को उठाया, जबकि पुणे के पुलिस कमिश्नर ने एक बार फिर से अपनी सफाई पेश की। एक युवा कपल 25 साल का जिस बेरहमी से कुचल दिया, और जो लड़का है शराबी, उसको 2 घंटे में बेल मिलता है। हाँ, उसका रिपोर्ट मेडिकल नेगेटिव आता है। जो शराब पिया है वो वीडियो सामने है,
कौन मदद कर रहा है? पुलिस कमिश्नर कौन है? ये पुलिस कमिश्नर सस्पेंड करो, नहीं तो पुणे की जनता को सड़क पर उतरना होगा। पुलिस की भूमिका सख्त पहले दिन से शुरुआत से है। मैंने कल ये भी किया था कि मैं ओपन, हमारा चैलेंज है कि कोई भी लीगल एक्सपर्ट का पैनल हमारे सामने आ जाए और इसमें कोई दूसरा मार्ग जो कि हमने जो भूमिका ली है उससे ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो सकता था, अगर कोई हमको सुझाए तो मैं उस चर्चा के लिए तैयार हूं। उधर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने रिव्यू पिटीशन दाखिल की है और इस मामले में पीड़ितों को न्याय दिलाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। उस प्रकार से रिवीजन एप्लीकेशन पुलिस ने फाइल की है, उस पर सुनवाई चल रही है। शायद आज या कल में उस पर सुनवाई पूरी होगी, लेकिन वहां पर अगर न्याय नहीं मिला तो पुलिस जितना ऊपर जाना पड़े, पर इस मामले में निश्चित रूप से जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक पुलिस कोर्ट के सारे दरवाजे या सारे रास्ते टटोलते रहेगी। देश में साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह पर शिकंजा कसने की चुनौती भी बढ़ती जा रही है और सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 2023 में पूरे देश में साइबर ठगों ने लोगों के 7,488 करोड़ रुपए लूटे। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 990 करोड़ तो तेलंगाना में 759 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश में 721 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई। कर्नाटक में 662 करोड़ रुपए और तमिलनाडु में 661 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ। सरकार के मुताबिक देश में कुल 4,07,000 शिकायतों पर कार्रवाई भी हुई, जबकि 1,200 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड रोका भी गया। जानकारी के मुताबिक साल 2023 में साइबर क्राइम के कुल 11,28,000 मामले सामने आए। आसमान से बरसती आग से मैदानी इलाकों में तापमान 48 डिग्री के पार पहुंच गया, जिससे राहत पाने के लिए लोग पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिल रही, क्योंकि गर्मी का सितम पहाड़ी इलाकों में भी देखा जा रहा है। उत्तराखंड के कई इलाकों में इस समय तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। हालात ये हैं कि देहरादून में गर्मी ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहाँ तापमान 41 डिग्री दर्ज किया गया। आज ही देख लो 40 डिग्री टेम्परेचर है और बहुत ज़्यादा गर्मी है देहरादून शहर के अंदर। इतना सोचा नहीं था कि देहरादून शहर में भी गर्मी होगी इतनी खतरनाक। और अभी तो मई है, आगे जून है, गर्मी का तो ऐसा ही है बस। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में पड़ रही गर्मी की बात की जाए तो देहरादून में तापमान 41 डिग्री के पार पहुंच गया। नैनीताल में तापमान 36 डिग्री दर्ज किया गया। सबसे ठंडी जगहों में से एक मुनस्यारी में तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया। मुक्तेश्वर जैसे ठंडे इलाके में तापमान 29 डिग्री तक पहुंच गया। पिथौरागढ़ में भी तापमान 29 डिग्री से ज्यादा दर्ज हुआ। बर्फबारी वाले इलाके औली में भी तापमान 28 डिग्री दर्ज हुआ। उत्तरकाशी में तापमान 34 डिग्री दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ भी बढ़ती गर्मी से तपने लगे हैं। पिछले एक हफ्ते में वहां तापमान 5 से 6 डिग्री बढ़ा है और आने वाले दिनों में इसके और बढ़ने की आशंका भी जताई गई है। साथ ही मौसम विभाग ने वहां के 7 जिलों में 4 से 5 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया, जिनमें ऊना, बिलासपुर, सुंदरनगर, मंडी, सोलन, धर्मशाला और पालमपुर शामिल हैं। ग्लोबल वार्मिंग का असर कह सकते हैं या फिर ये जो पेड़ जो है बहुत ज्यादा कट रहे हैं, जंगलों में बहुत ज्यादा आग लग रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बढ़ते तापमान से हिल स्टेशन भी झुलस गए हैं। वहाँ सोलन में 34 डिग्री, धर्मशाला में 35 डिग्री, पालमपुर में 35 डिग्री के पार और शिमला में तापमान 30 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। अगर हिल स्टेशन की बात करें जैसे शिमला है, धर्मशाला है, पालमपुर, तो यहाँ पे देखिए जो इनके तापमान है सामान्य से 4 से 5 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किए गए हैं और आगामी देखिए 4 से 5 दिनों में जो दिन के तापमान है वो ग्रेजुअल राइज होने की संभावना है। गर्मी की वजह से पहाड़ों में सैलानियों की तादाद भी घट गई। से निजात पाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख करते हैं, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश के पहाड़ भी तपने शुरू हो गए हैं। मौसम विभाग ने वहां फिलहाल बारिश के आसार से भी इनकार किया। भीषण गर्मी में ठंड का मजा लेने लोग पहाड़ों का रुख करते हैं, लेकिन इस बार पड़ रही गर्मी ने सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाके तो ऐसे हैं जहां तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। इनमें ऊना का तापमान 44.2 डिग्री दर्ज किया गया है। हमीरपुर में भी तापमान 44 डिग्री रहा। बिलासपुर में गर्मी का पारा 42.4 डिग्री रहा। सिरमौर में पड़ने वाले धौलाकुआं का तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया। सुंदरनगर में तापमान 40.3 डिग्री दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा का तापमान भी 40 डिग्री के पार पहुंच गया है, जबकि बरठी इलाके का तापमान भी 40 डिग्री दर्ज किया गया है। मैदानी इलाकों में तो गर्मी से हाल और भी बेहाल है। दिल्ली, एनसीआर के अलावा राजस्थान,
बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पारा 48 डिग्री के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। हालात ये हो गए कि पंखे और कूलर भी गर्म लपटों को ठंडा कर पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। दिल्ली के नजफगढ़ में अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री दर्ज किया गया। साथ ही अगले 7 दिनों तक मौसम विभाग ने दिल्ली में लू चलने की चेतावनी भी जारी की। उधर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान के भी कई जिलों में पारा 45 डिग्री के पार हो गया। उधर मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी तापमान 45 डिग्री के पार दर्ज किया गया। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश, देन नॉर्थर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इसके अलावा जो हीट वेव प्रवेल करी है वो आपका गुजरात में भी प्रवेल करी है। उधर आगरा में बढ़ती गर्मी से राहत देने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया। भोपाल में भी चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान नजर आए। अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल वीडियोस दिख जाते हैं जिनमें लोग जलता हुआ या धुआं छोड़ता हुआ पान खाते हुए दिख जाते हैं, लेकिन ऐसे ही एक पान ने बेंगलुरु में रहने वाली 12 साल की एक बच्ची को अस्पताल पहुंचा दिया। 12 साल की ये लड़की अपने माता पिता के साथ एक पार्टी में गई थी, जहां स्मोक पान का भी स्टॉल लगा हुआ था। स्मोक पान से निकल रहे धुएं को देख 12 साल की ये बच्ची वहां पहुंच गई और वहां से उठाकर एक स्मोक पान खा लिया। पान खाने की कुछ देर बाद बच्ची के पेट में भयंकर दर्द शुरू हो गया, जिसके बाद उसके घर वाले उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। जांच में डॉक्टरों ने पाया कि स्मोक पान में मौजूद लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से बच्ची के पेट में अंदरूनी जख्म हो गया है। हालात इतने बिगड़ गए थे कि डॉक्टरों को सर्जरी के जरिए पेट के संक्रमित हिस्से को काट कर अलग करना पड़ा। बच्ची को 6 दिन तक अस्पताल में रखने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। पेन था, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेन था, संभल नहीं पा रही थी, तो वो उनके माता पिता तुरंत हमारे यहाँ इमरजेंसी में लेके आए थे। तो इमरजेंसी में जो उनको एवेल्युएट किया तब पता चला कि उनको पेट में छेद या पेट फट गया था और गैस भर गया था। इस हालत में हमें इमरजेंसी सर्जरी करना पड़ा। ये घटना अप्रैल महीने की है, जिसकी खबर अस्पताल ने अब दी है। फिलहाल बच्ची स्वस्थ बताई जा रही है। डॉक्टर्स ने बताया कि बच्ची ने जो स्मोक पान खाया था उसमें सफेद रंग का धुआं बनाने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया गया था, जो कि बेहद नुकसानदेह होता है। नाइट्रोजन आमतौर पर गैस के रूप में हमारे आसपास के वातावरण में हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन तैयार करने के लिए नाइट्रोजन गैस को -200 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना पड़ता है और लिक्विड नाइट्रोजन के रूम टेम्परेचर या सामान्य तापमान पर आते ही उससे सफेद रंग का गाढ़ा धुआं निकलने लगता है। ये धुआं कितना गाढ़ा होता है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 1 लीटर लिक्विड नाइट्रोजन से 700 लीटर सफेद धुआं बनता है। लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल कूलेंट के तौर पर किया जाता है। रेस्टोरेंट और खाने पीने में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। सामान्य तापमान पर उबलने लगता है लिक्विड नाइट्रोजन और जब ये ठंडा होता है तो सफेद धुआं बन जाता है। शरीर में पहुंचते ही अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है और वो शरीर में पहुंचकर अंदरूनी अंगों को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, जैसा कि बेंगलुरु में हुआ। डॉक्टर्स का कहना है कि बेहद कम तापमान वाला लिक्विड नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में अगर शरीर में पहुंच जाता है तो अचानक सांस रुक सकती है। साथ ही ज्यादा मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन शरीर में पहुंचने से इंसान की मौत तक हो सकती है। कम मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन शरीर में पहुंचने से चक्कर आने, उल्टी और पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। जी न्यूज़।